खबर में मैं हूँ आपको सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद की क्या सूरत हाल है, इसकी फॉल आउट क्या होगी, पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होगा। पीटीआई बज़ाहिर तो डिस्टेंस कर रही है और जो अब खबरें बाहर निकल के आ रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब मुबैना तौर पर 2-3 जगह पे अपने राब्ते रखे हुए थे जिसकी जो उन पर इल्ज़ामात हैं। बात करेंगे मियाँ शाहिद साहब के पास इस हवाले से एक्सक्लूसिव कुछ नई रेविलेशंस भी हैं जिन पे हमारी बात होगी। इसके साथ साथ एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, मोहम्मद अली दुरानी साहब उसके सुरखेल बताए जाते हैं, मौलाना फजल रहमान भी थे वहाँ पे, पीटीआई की लीडरशिप भी बैठी हुई थी, तहरीक चलाने की बात हो रही है और साथ ये बात भी हो रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा है कि वो ये काबिश होगी। ये कितनी सीरियस एफर्ट है, ये क्या मसला है, इस पर बात करेंगे। अरशद नदीम साहब का एजाज़ जो है एक ऐसा लगता है जैसे हम हर चीज़ को जो है उसकी अजीब सी हम वल्गराइजेशन कर देते हैं। अरे भाई उन्होंने बड़ा, और क्या ये सेल्फ ग्रोथ थी? क्योंकि आम तौर पर जो तमगे जीते गए ओलंपिक्स में वो सेल्फ ग्रोथ ही थी, चाहे वो बैरामडी अवारी ने जीता हो अपने तई या जो लोग जाते हैं, और जब वो जीत के आ जाते हैं तो हर कोई वो टोपी अपने सर पे पहनने की कोशिश करता है। तो ये क्या एक सिलसिला है, इस पे हम भी बात करेंगे। और फिर 24 घंटों में क्या ईरान हमला कर देगा इजराइल पर? अगर करेगा तो क्या मामला है? लास्ट टाइम हमारे साथ एक ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि ऊपर तले 2 हमले होंगे और ईरान ने भी इस बात का इरादा किया है कि वो ये इसका एक टफ जवाब लेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। जी मियाँ साहब बिल्कुल ठीक ठाक। मियाँ साहब मैं ये हमलों की तो बाद में बात करूंगा, मगर आपके पास कोई आज नई डेवलपमेंट्स हैं जनाब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के ज़िमन में, तो वो हमें ज़रा बताइएगा क्या और इल्ज़ामात हैं, कहाँ कहाँ उनके राब्ते थे और किस किस से वो मिल रहे थे? यक वक्त कहा जाता है कि 3 तरफ थे उनके राब्ते, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा मियाँ साहब। कायद साहब, कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और तशवीशनाक भी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो है, एक तो ये बात है कि वो कल नहीं हुई, 8 अगस्त को हुई थी और चकलाला से हुई थी। अब जनरल फैज़ हमीद की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है जब वो DGC थे और उनको जो मबजूल कराया, तो उनकी तवज्जो टॉप सिटी की जानिब वो उनके भाई नजफ हमीद जो हैं उन्होंने कराई थी। एक दरख्वास्त दी गई थी वहाँ पर वजारत दिफा में कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वो एयरपोर्ट की वजह से उसको हाई राइज बिल्डिंग जो है उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसका NOC जो है वो दोनों सोसाइटियों का जो दाएँ बाएँ हैं उनका जो है वो कैंसिल किया जाए। तो वजारत दिफा ने रोक दिया था ये काम। तो उस वक्त जो उनके भाई जनरल फैज़ हमीद के नजफ हमीद हैं वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि पार्टियां तैयार हैं, आप काम करवाएं और पैसे मिलेंगे। तो वो पहली जो है वो कंसाइनमेंट उठाई थी जो इल्ज़ाम है, और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि जनरल फैज़ हमीद जो थे ये जब ये कहानी खुल रही है तो उसमें ये सामने आ रहा है कि वो 3 कश्तियों का सवार थे। वो बेयक वक्त नवाज शरीफ से भी राब्ते में थे, बेयक वक्त इमरान खान में भी राब्ते में थे और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी राब्ते में थे। एक जानिब जब वो DGC थे तो उसका उनका जो कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया पन्नू आकल, तो वहाँ से वो बगैर बताए हुए निकलते थे। ये भी ज़रा कहते हैं कि बगैर बताए हुए, क्योंकि जो GOC होता है वो बताए हुए बगैर नहीं निकल सकता। और वो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलते थे और उनको अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते थे और उनको कहते थे कि मुझे दोबारा ले आएँ, मैं आपका वफ़ादार हूँ और आपके लिए काम करूँगा। फिर वो दोबारा ले आए तो फिर फैज़ाबाद धरना जो है वो शुरू हुआ और फिर उन्होंने उसका अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। और उसी दौरान जो है वो इमरान खान के साथ भी वो राब्ते में थे। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाले थे और उनको वो वज़ीर आज़म बनाने वाले थे। फिर उसके बाद साथ साथ जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो जनरल बाजवा जो उनको अपना बेटा भी कहते थे, तो उनके साथ भी उसी तरह का राब्ता था। तीनों को वो अलग अलग मिलते थे और तीनों को अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे। और वो कहानियाँ ये सुनाते थे कि एक को कहते थे मैं आपका वफ़ादार हूँ, दूसरे को कहते थे कि आप वज़ीर आज़म रहेंगे, आप ही इनको तुन के रखें अपोजिशन को। और जनरल बाजवा को कहते थे कि मैंने आपकी एक्सटेंशन करवानी है और फिर उनको कहा कि मैंने करवाई है।
और फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो दावत दी कि आप हुकूमत बनाएं। फिर उसके साथ इमरान खान को कहा कि मुझे आर्मी चीफ ले आएं तो मैं जो है वो आपको प्रोटेक्ट करूंगा और जब तक आप चाहेंगे हुकूमत करेंगे। ये तीनों फरीकों के साथ बेयक वक्त वो राब्ते में थे और तीनों से ही चीट कर रहे थे। और ये जराए कहते हैं कि जिस दिन जो तारीख बताई जा रही है, अच्छा वो मियां साहब, 12 मैं फरवरी आपसे बताई जा बात रही है। को जारी रख, हमें ज्वाइन किया है जनाब एतजाज एहसन साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी एक हाई प्रोफाइल, और ये पाकिस्तान में इस तरह की रवायतें कम हैं। मैं अभी देख रहा था 2-3 जर्नैल हैं जिन्हें सज़ा हुई, जिनमें 4 स्टार एक थे और बाकी मेरे ख्याल में 2 स्टार थे, सॉरी 3 स्टार और फिर 2 स्टार थे। आप इस डेवलपमेंट को कैसे क्या समझते हैं? और फिर हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि एक अरसे से आर्मी की इंटरवेंशन ख़त्म हो चुकी है सियासत में, तो इसकी क्या कोई पॉलिटिकल फॉल आउट भी होगी? क्योंकि ये सारे इदारे खासे एक दूसरे के अंदर तक हैं पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में। एतजाज हसन साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? इसको मैं तो कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं समझता हूँ। ओके, सिग्निफिकेंट अगर ये इदारा चाहे कि अकाउंटेबिलिटी हो और उससे इस्लाह हो और लोगों को पता लगे कि इस्लाह हो रही है, थप्पड़ मारते रहें, टॉर्चर करते रहें, जो गिरफ्तार 12वीं मरतबा गिरफ्तार करते हैं, जब 11 मरतबा वो रिहा होती हैं, और जिन्होंने ये यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कैंसर सर्वाइवर 85 ईयर ओल्ड को पकड़ के रखा हुआ है, ये इनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सबकी। फिर मैं कहूँगा एक जनरल को उठा लेना कि जी हमने बड़ा बड़ा काम कर दिया, एक 3 स्टार जनरल को उठा लिया। 3 स्टार जनरल को बड़े आसाइश में रखेंगे, बेशक रखें, मुझे उससे कोई कलाम नहीं, पर कोई समझे कि वो चक्की पीस रहा होगा अंदर बैठा, बिल्कुल नहीं। और 3 स्टार इस जनरल के साथ हमारा लव हेट रिलेशनशिप रहा है, हम सिविलियंस का। कभी इमरान इसके मुतमए नज़र थे, फिर मियाँ साहब हो गए, फिर इमरान मियाँ साहब ने गुजरांवाला में नाम लेना शुरू कर दिया, फिर बाजवा साहब को बीच में छोड़ दिया, वरना बराबर का उनको मुल्ज़िम बताते थे। ये इसमें कोई नई बात। मेरा एक सवाल है सर, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, बात करें इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा जी। कि अभी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज पर जो इल्ज़ाम है वो 9 मई का भी है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर 9 मई का इल्ज़ाम उन पर साबित हो जाता है या उनकी गिरफ्तारी से पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? क्योंकि अगर उनका इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाता है तो फिर पीटीआई के वो लोग जो कि वो इमरान खान कहते हैं कि हम उसमें मुलव्वस नहीं थे, और इधर से ये समझा जा रहा है जो उन पर इल्ज़ाम है कि वो प्लानर में से शामिल थे, तो पीटीआई को नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, सियासत में आप किसी पे ट्रायल चला लें, कोई ट्रायल कोई कर लें, अगरतला का भी ट्रायल चलाया था, ज़ियाउल हक ने हज़ारों ट्रायल किए थे, पीपल्स पार्टी के लड़कों के फांसियों पे भी लटका दिया था, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के फैसले। और समरी ट्रायल तो यूं, वो उस्मानी साहब, हमारे निसार उस्मानी सीनियर जर्नलिस्ट थे, क्या शाइस्ता शख्स था, साफ शफाफ, उसको 2 मिनट में उन्होंने सेंटेंस कर दिया टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मैं खड़ा था और वो मुझे भी कर देते, पर उन्होंने देखा कि ये काले सूट में है, तो ये इन्होंने ये चीज़ जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एटमॉस्फेरिक कि जी एक बड़े जनरल को पकड़ लिया, तो बड़े जनरल को पकड़ना गिरफ्तारी जो है क्या बेहतर है। आप नुकसानदेह साबित हो, नुकसानदेह जो है जनरल फैज की तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह साहब नहीं। मैं अगर इसको रीफ्रेज करूं सवाल को एतजाज साहब, कि यानी जब तक एक पार्टी की जमीन पर एक वो पॉपुलैरिटी मौजूद है या बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से जो आप कोई इंतजामी दाएं बाएं करते हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? हाँ, इट मेक्स नो डिफरेंस। उनको फायदा ही है, उनकी मकबूलियत बढ़ेगी,
और मकबूलियत के आगे बिल आखिर कबूलियत झुक जाती है, बिल आखिर ये होता है। अब इनको देखें, आप मुझे बताएं कि किसी वक्त भी जब से इन्होंने हुकूमत बनाई और संभाली है, किसी वक्त भी ये इन्होंने आपने नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को मुस्कुराते देखा है? ये तो इस तरह जैसा हॉस्टेज है। आप ये देखें, आप कहते हैं मीडिया आज़ाद है, मीडिया इस मीडिया पे छोड़ दें पीटीवी को, आपके जितने इंडिपेंडेंट चैनल हैं, आपका भी इंडिपेंडेंट चैनल, कोई एक उनमें से बानी तहरीक इंसाफ का असल नाम लेता है? कोई नहीं लेता। मैंने तो सुना ही नहीं। अब इमरान खान नियाज़ी साहब हम ले लेते हैं कभी कभी। नहीं, वो नियाज़ी लगा के देते हैं ना, वो भी ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके कि हमने उसकी इसका मैं लीगल पहलू पूछूंगा, फिर मैंने दूसरा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें अकील अब्बासी साहब का एक नोट आया है, क्या इख्तलाफी। ये फरमाइए कि ये जो चार्जेस हैं जो फ्रेम किए गए हैं, ये फील्ड कोर्ट मार्शल क्या होता है, या ये इसके क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है एतजाज अहसन साहब, और क्या जो ये जुर्म हुआ है इसकी जाहिर है ये आइसोलेशन में तो नहीं हुआ, इसके नीचे ऊपर भी तो कोई होगा। व्हाट विल बी दी इसकी क्या होगी फॉल आउट? ये अकेले सिंगुलर हो सकते हैं या और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपने वक्त को बदलते भी देखा है। आपने देखा है कि इन्हीं अदालतों ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी थी। वो भाग गया दुबई, वापस नहीं आया, ना वो आ सकता था उसके बाद पाकिस्तान, और वो अदालतें वहीं डटी रहीं। ये काम जो है अब सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें, ये जो अदालतें इन्होंने फौजी अदालतें अब लगाई हैं, इन फौजी अदालतों को 5 जजेस के बेंच ने कलअदम करार दे दिया था और ये ख़त्म हो गई थी। फिर फौज और गवर्नमेंट ने अपील की, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपील की सुप्रीम कोर्ट को कि लार्जर बेंच बना के हमें इनको वैलिडेट करें। अब लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के सामने इन्होंने कहा कि जी हम अब स्टे तो नहीं हो सकता, नहीं मानते, नहीं, आप इतना स्टे कर दें कि हम ट्रायल चला लें तो फैसला नहीं सुनाएंगे। अदालत ने ये इजाज़त दी, अदालत ने, कि आप ट्रायल कर रहे हैं, फैसला नहीं सुनाएंगे। अब फिर ये आए दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पे कि जी हमने 20 आदमी जो देखे हैं इन 100 में से, वो 20 आदमी बेगुनाह हमें लगते हैं, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, पर आपने हुक्म दिया हुआ है कि फैसला नहीं देना, तो हमें इजाज़त दे कि हमें फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कहा जितने निकलते हैं मुझे तो बड़ी खुशी है, पर मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटता हूँ कि ये इनकी भी डिटेंशन इलीगल थी और उसको मैं चैलेंज किए रखूँगा, पर इनको ये छोड़ना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई एतराज़। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हद लगा दी कि अब इतने तो छोड़े, बाकी आपको। अब सुप्रीम कोर्ट की जब तक इजाज़त नहीं मिली ये नहीं आगे चल सकते। सुप्रीम कोर्ट जिसको डीलेजिटिमाइज कर दे, ये लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। और आपने देखा कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस मुनीर ने उसको पे मोहर तस्दीक सब ने की 200 के केस में 1958 में, अयूब खान की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट नहीं थी, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, नजरिया ज़रूरत का उसने सहारा लिया। जब तक बेगम नुसरत भुट्टो की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, वो ठीक है जजेस उनके साथ उसने मिलाए हुए थे, और वो पर जब तक उन्होंने वैलिडेट नहीं किया वो वैलिड नहीं थी। परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट नहीं किया, जफ़र अली शाह के केस में, वो वैलिड नहीं था।
इनको वैलिडिटी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की पावर ही है। हसन साहब, अब तो मिसाल कायम हो गई है। अब तो मिसाल कायम हो गई है। अपना आर्मी ने अपना एक मिसाल कायम कर दी है अपने खुद एहतसाबी की, और अपने ही एक जनरल को जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है उस पर। तो क्या आप समझते हैं कि सिविलियंस का भी इसी तरह जो है वो एहतसाब होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा? जब जो नैब है वो एक्टिव होता है तो वो कहते हैं कि ये सियासी पॉइंट्स इंतकाम है, तो इसी तरह की मिसालें कायम होनी चाहिए सिविल गवर्नमेंट में भी सर? सिविलियन की तो होती रहती है, सिविलियन की तो होती रहती है। सिविलियंस की फौजी अदालतों में नहीं हो सकती, हम ये कहते हैं। नहीं, ये तो आपका फौजी अदालतें नहीं कर सकती। फौजी नहीं, एक मेरी बात सुन लेना, सुन ले। फौजी अदालत का असल फर्क क्या है? फर्क असल ये है कि ये मुकदमा सुनेगा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, 5 उसके कम अज कम उसमें अफसर होंगे। ये चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल का ट्रायल है तो लेफ्टिनेंट जनरल या कोई 4 स्टार जनरल इस पर प्रिजाइड करेगा, बट मिनिमम लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर, या एक दफ़ा ब्रिगेडियर की जगह एक कर्नल रख लेते हैं ताकि वो काम शाम उसके सारे मिनट्स रिकॉर्डिंग वगैरह वो कर, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये जब करेंगे, और एक जज एडवोकेट जनरल का नॉन वोटिंग मेंबर होगा। अब ये जब ये सुनेंगे, गवाहों को सुनेंगे, उस पर जिरा होगी सुनेंगे, उस पर बहस होगी सुनेंगे, वकील होंगे, लेकिन इन्होंने ये फैसला नहीं देंगे। फैसला कौन देगा, कौन करेगा? वो कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर जो इसके सामने केस चला ही नहीं, जिसने गवाहों कोई शक्लों को ही नहीं देखा, कि पहचान जाते हैं लोग कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। द डिमीनर ऑफ ए विटनेस, हाउ ही आंसर्स क्वेश्चन, कुछ नहीं उसने देख। फैसला वो करेगा, और वो फैसला इस केस में आर्मी चीफ करेगा। ही इज द कमांडिंग ऑफिसर अबव लेफ्टिनेंट जनरल। अब वो सिपा सालार ने तो एक लफ्ज़ नहीं सुना होगा, और अगर आप इस तरह की हियरिंग और इस तरह का इख्तियार दे देते हैं, द सिविल लॉ इज अपोज टू दैट। जिसने केस सुना नहीं वो फैसला नहीं कर सकता, ही इज एक्सट्रेनियस। पर अब ये फैसला करेंगे, और फैसले में इनको कोई रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बॉक्स होता है, उसमें फॉर्म पे जो फैसले की गिल्टी और नॉट गिल्टी, उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देता है कर्नल साहब आम ट्रायल में, गिल्टी। ये सजा कितनी? 7 ईयर। अब ये प्रपोजल जाता है टू दी कमांडिंग ऑफिसर, वो ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, या आर्मी चीफ हो। सो देयर आर ग्रेट प्रॉब्लम्स विद दिस मिलिट्री ट्रायल। और लेकिन एतजाज साहब, इसमें एक प्रोविजन तो है ना कि अगर ये कोर्ट मार्शल भी हुआ है तो अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी। जी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन एक दिक्कत बड़ी आती है इसमें, जब अपील सिविलियन कोर्ट्स में हो तो उसमें हर सिविलियन कोर्ट ने अपनी हर फाइंडिंग का अच्छा देने होते हैं। एतजाज साहब, मैं एक क्विकली आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। ये जो एक फ़ैसला आया है जिसमें अकील अब्बासी साहब का डिसेंटिंग नोट, मेरा सवाल ये है कि ये पतन की रिपोर्ट आने के बाद क्या ये हम मुतालबा हो सकता है कि जी 183(4) के तहत ये रिपोर्ट जो आई है उसके बाद कोई इस पे भी बात हो, और ये जो 3 सीटें बाकी मिल गई हैं मुस्लिम लीग नून को, कैसे एतबार किया जाए उस काउंटिंग पे इन द वेक ऑफ ऑल दी 45, 47, 46 फॉर्म्स? एतजाज साहब, इसमें पहली तो बात ये है, मेरी ये बड़ी सोची समझी राय है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस केस में बैठना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनका अपना इंटरेस्ट है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट।
अगर 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है तो ही विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी। और सारे अखबारात में ये लिखा जा रहा है, सारे मीडिया पे ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से एक दफ़ा डिनाइल नहीं आया। इस केस में बैठने से पहले काजी साहब को एक एफिडेविट देना चाहिए था। एफिडेविट होता कि इस केस का क्या कोई भी फैसला हो, किसी जानिब भी हो, इस केस के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी भी बन जाए, इस केस के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर लिया जाए। मैं एक दिन अपनी रिटायरमेंट डेट ऑफ अक्टूबर, द पर्टिकुलर डेट ऑफ अक्टूबर 2024 जज नहीं बैठूंगा। हाँ, फिर बैठते, इनका तो स्टेक है, इनको बैठना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, आप हमें गाइड करते हैं बड़ी, और हम जो है हम रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बुरानी याद है इसमें से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फ़ौरन बाद आएंगे तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, नोटेड साफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जर्नलिज्म जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक नाम है। बहुत शुक्रिया हजूर। मैं आज फिग्यूरेटिवली आपसे सवाल करूंगा, वो ये कि अरशद नदीम साहब ने जब नेज़ा फेंका तो उस नेज़े की ताकत में फेंकने से पहले पंजाब गवर्नमेंट की कितनी ताकत थी, फेडरल गवर्नमेंट ने कितना जोर लगाया था और सिंध ने कितना जोर लगाया था, या ये जोर तब लगा जब जाके जमीन में फंस गया नेज़ा? आप मेरी बात तो समझ गए होंगे, अब तो सारे सर पे टोपी पहन रहे हैं। जी इकबाल बेग साहब। जी काजी सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखें, कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त यतीम होती है। तो अरशद नदीम जीत कर आया है तो विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, तो हर कोई निकल आया है कि जी हमने सपोर्ट किया, हमारा विजन था। हालांकि आपने वीडियो देखी होगी, जब वो जा रहा था पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए, 3 आदमी थे, एक वो, एक उसका कोच सलमान बट और एक और आदमी। उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया तो सारे हुकूमती लोग जो है उसके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। और आपने तस्वीर देखी होगी कि उसको पीछे कर दिया गया और हुकूमत के लोग आगे आगे खड़े थे। मैं हैरान होता हूं, पहले आप खिलाड़ी को तो उसके पास तो नेज़ा खरीदने के लिए, जेवलिन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे काजी साहब। भारत के नीरज चोपड़ा के पास 177 जेवलिन है। पाकिस्तान का अरशद नदीम जेवलिन के लिए लोगों से रिक्वेस्टें करता फिर रहा था। कहाँ थे ये लोग उस वक्त, कहाँ गए थे जो अब जीत का जश्न मना रहे? तो मेरे ख्याल में ये बड़े अफसोस की बात है कि एक आदमी जिसने अपनी जाती मेहनत और अपने जाती तजुर्बे और जाती उसकी बदौलत जो है, वो महारत की बदौलत वो ये मेडल जीता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये ना हो कि हम जो है ना उसके लिए सब लोग निकल आए कि इसने इतने नाम, उस वक्त नेता 7-8 लाख रुपए का था, उस वक्त देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, अब सबके पास पैसे आ गए। ये अलमिया है हमारे मुल्क का। काजी अच्छा, एक और बात बताइए, अभी हमारे वफाकी वजीर साहब कह रहे थे कि 92 से बड़ी फतह है। ये फतह तो है, बहुत बड़ी है, लेकिन इस कंपैरिजन का क्या मतलब है और आप क्या समझते हैं कि एक इंडिविजुअल इवेंट जीतना, चलें हम कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर मजबूर किया हमें वजीर मौसूफ ने, तो हाउ डू यू रेट एंड अंडरस्टैंड और यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट बेग साहब? सर 92 की विक्ट्री जो थी, गालिबन उसको वो बुग़्ज़े इमरान खान में ये कह रहे हैं कि 92 से बड़ी है, वो टीम एफर्ट थी और पाकिस्तान 75 से वर्ल्ड कप खेलना था क्रिकेट का, 92 में जीता। नो डाउट अरशद नदीम की तने तन्हा कोशिश है, वहां टीम एफर्ट थी, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते टीम एफर्ट को और इंडिविजुअल एफर्ट को। तो ये तो दीवाने की बढ़ है ना कि जो कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में शायद वो आइंदा ये ना कहते कि अरशद नदीम हमारे अगले वजीर आजम होंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए विक्ट्री लेकर आए। कुछ पता नहीं, कोई बईत नहीं इस मुल्क में काजी साहब। अच्छा बेग साहब, मैं एक थोड़ी सी बात पूछता हूँ। मैं स्पोर्ट्स फ्रीक रहा हूँ, हॉकी में हमारे 3 वर्ल्ड कप, एक ओलंपिक, उसके बाद बैरामडी अवारी साहब गालिबन एक तमगा लेके आए थे। स्कॉश में पूरी दुनिया को हमने लीड किया, जय फंड को आगे लगाया हुआ होता था। ये क्या देख रहे हैं, ये क्या आया जवाल कि आज हम क्वालिफाई नहीं करते हॉकी के लिए, या इवन क्रिकेट में भी बाहर हो गए पिछले कप में? हाउ दिस हैपेंड? क्या तवज्जो थी बहुत ज्यादा सर? जी
जी जी, इसी जवाल की बुनियादी वजह यह है कि जो फंड्स मिलते हैं हॉकी में वो लोग खा जाते हैं, अरबों रुपए खा लिए गए हॉकी में। और अब आप देखें कि 40 साल पहले हमने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, 30 साल पहले 1994 में हमने सिडनी में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काजी साहब, जिन लोगों ने 96 के अटलांटा ओलंपिक्स से कबल बगावत की, टीम नीचे की तरफ आई और वो लोग जो खिलाड़ियों के साथ खेलते थे वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सियासी बुनियादों पर लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से हॉकी नीचे की तरफ जा रही है। अब स्क्वाश भी आपको पता है कि स्क्वाश में कोई काबिल जिक्र आदमी नहीं है, जानशेर और जहांगीर के बाद वो एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक कर ली थी, स्क्वाश जो है अपने फोल्ड में ले लिया था। और मजे की बात है, स्क्वाश फेडरेशन का सेक्रेटरी माजी में टीम के साथ जाता था, कोच बन जाता था। तो अलमिया ये अच्छा, एक और सवाल में इसके बाद मेरे साथ मियां शाहिद साहब हैं, वो भी सवाल करेंगे। अभी जो हमारे लोग गए उसमें 7 प्लेयर थे, 23 थे या 21 थे, 7 जो लोग गए वो भी जरा बता दे क्या कंपोजिशन थी। तमगा एक मिला हमें, वेरी गुड जी। 7 प्लेयर थे काजी साहब, 11 ऑफिशियल थे। 11 और वो जो वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता, जिनकी वीडियो देखी होगी कि वो दरिया में सैर कर रहे हैं, तो वो जो थे वो कहते हैं अपने खर्चे पर गया कर रहा हूं। जी मियां शाहिद साहब। बेग साहब, मियां शाहिद बात कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि जेवलियन जो है वो तो चंद 100 लोग जो है वो खेलते होंगे, चंद लाखों लोग जो हैं वो देखते होंगे। क्रिकेट जो है वो 3-4 अरब लोग जो है वो देखते हैं, और क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में जो है खेली जाती है। तो ये आज जो वजीर मौसूफ ने बयान दिया है कि 92 की फतह से ज़्यादा ये फतह है, तो ये कैसा बयान आप समझते हैं कि चंद लोग खेलने वाले और चंद लाख लोग देखने वाले, और उधर जो है वो अरबों लोग देखने वाले गेम, तो ये कैसा बयान है? मियां साहब सियासत की नजर कर दिया गया खेलों को। मैं इस बयान को सियासत से जुड़ा हुआ समझता हूं। हमें सियासत से बालातर होकर खेल में पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद हो रहा है ना, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम कंपैरिजन शुरू कर दें किसी के बुग़्ज़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सोचना चाहिए वजीर मौसूफ को। आपने तो एक और वीडियो भी देखी होगी कि जो मुशीर है खेल के राना मशहूद साहब, वो फोन पे बात कर रहे हैं, और जब फोन पे आप बात करते हैं तो स्क्रीन ऑन होता है, वो स्क्रीन ऑफ था, तो लोगों ने पकड़ लिया कि ये कौन सी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हम कैश कराने की कोशिश करते हैं चीजों को, और उसे अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अपना जी मुकम्मल करें बेग साहब। जी, मैंने बस आप सवाल कीजिए। जी, मैं अच्छा, एक तो अच्छा जेस्चर आया, वो जो नीरज हैं उनकी वालदा ने भी ये कहा जी कि मेरा ही बेटा जीता है, और इधर भी उनकी वालदा जो है उन्होंने ये कहा, और शायद मोदी साहब का भी कोई बयान आया। तो ये तो हम पॉजिटिव समझते हैं हम, मगर सवाल ये है कि जो मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आपने बात की ना, मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे पास भी एक खबर है कि हॉकी के पैसे किसने खाए। मैं एक ब्यूरोक्रेट के पास बैठा था, कहता मैं मजबूर हूँ भाई, वो सरकार में है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यानी मैं बता सकता हूँ। मगर आपको रिनेसांस दोबारा हमारी स्पोर्ट्स की आती नज़र आती है, जिस तरह पहले थी, जैसे हम लड़कपन में थे? बेग साहब, बहुत मुश्किल नजर आया काजी साहब। देखें, सियासी बुनियादों पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। अब देखें, अताउल हक कासमी कितने बड़े दानिश्वर हैं, नॉर्वे में पाकिस्तान के सफीर रहे, पीटीवी के एमडी रहे। तो क्या हुआ, कासमी साहब के साहबजादे को इन्होंने काजी साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का डीजी बना दिया। मानता हूँ यासिर पीरजादा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बट ही हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, उनको बना दिया गया। तो हमारे यहाँ सियासी बुनियादों पर अगर लोगों का अपॉइंटमेंट होगा तो फिर यही हाल होगा ना। बेग साहब, आपने सियासी बुनियादों पर अपॉइंटमेंट्स की बात की है। अभी हमारा क्रिकेट का हाल बहुत बुरा है, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन हैं। आप क्या समझते हैं? और ये खबरें ये भी हैं कि उनके जाने की खबरें हैं, और वो उनको हटाए जाने की खबरें हैं। आप कैसा देख रहे हैं इसको, कि क्या वाकईतन मोहसिन नकवी साहब जो है इसमें नाकाम हुए हैं, और वो इसको या खुद खैरबात कह रहे हैं, या उनको खैरबात करने का कहा जा रहा है? मियां शाहिद साहब, मोहसिन नकवी के पास ऐसी जादू की छड़ी है कि वो हर ओहदा रख सकते हैं। आप देखें, वफाकी वजीर दाखिला भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, लेकिन 6 फरवरी को आए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। उन्होंने 9 जून को भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद कहा सर्जरी होगी, कहाँ सर्जरी हुई?
को इन्होंने मालदीव भेज दिया, जाके आईसीसी के ट्यूटर लेवल का कोर्स करो। तो मेरे ख्याल में उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। शायद यही वजह है कि नकवी साहब जो है उन्होंने क्रिकेट के तमाम तर इख्तियारात वकार यूनुस को दे दिए। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी क्रिकेट में इतनी इनपुट नहीं थी नकवी साहब की। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि 2 ओहदों में जो हमारे मुल्क की दाखिली सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको बड़ा टाइम देना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला की हैसियत से एक बड़ी अहम ये वजारत है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए अभी आप कह रहे हैं, मेरे पास तो ऐसी इत्तलात नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं छोड़ना चाहते और वो माजी में कह चुके हैं कि अगर मुझे क्रिकेट या वजारत दाखिला में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब करूंगा। बेग साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर। आप अपने इंतहाई मसरूफ टाइम में से हमें थोड़ा सा वक्त देते हैं, हमारी जो है वो बात बन जाती है। मगर मैं जो बेग साहब ने बात की उसको सिर्फ एक शेर में सम अप करूंगा, और वो ये है, इमदाद हमदानी साहब का शेर है कि भंवर तक तो कोई आया नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं बच निकला तो साहिल पर कई बाजू खुले होंगे। वो सारे बाजू खुले थे जब वो तशरीफ़ लाए, और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो कोई उनके साथ शायद खाली था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखेंगे ईरान कब खुदा न खास्ता हमला कर सकता है इजराइल पे, या उसे करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद, मिलिट्री यानी स्ट्रेटजी और आलमी अमूर के हवाले से माहिर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट टाइम भी आपसे बात हो रही थी और आपने ये एक इंदिया दिया था कि रिटेलिएशन जो है ये अब ठहर गई है, ये होगी, और आपने स्ट्रेटजी का भी जिक्र किया था कि शायद ये डबल स्ट्राइक हो। डू यू थिंक इट इज़ क्लोजर, या ये वी विल बी टेकन बाई सरप्राइज जो इस अटैक से जो यानी कर सकता है मुतवक्को तौर पे ईरान? जी ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, कि जिस तरीके से मैंने बात की थी और अभी भी ऐसा ही है कि लाइकली स्ट्राइक जो अमेरिकन असेसमेंट है वो उनके मुताबिक इसी हफ्ते में लाइकली वो स्ट्राइक करेंगे। और जिस तरह मैंने बात की थी कि ये साइमल्टेनियस अटैक्स होंगे और जिसमें ईरान एक तरफ से और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो इट इज़ लेबनान है, इराक है, सीरिया है और यमन शामिल है। तो ये स्ट्राइक साइमल्टेनियसली करेंगे और पहले मैंने कहा था एक दफ़ा असेस करेंगे, पहले दफ़ा स्ट्राइक करके फिर इसके बाद एक सेकंड वेव ऑफ अटैक होगी और इसमें डिफरेंट टारगेट्स होंगे टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इसके लिए। तो मेरे ख्याल में उस सिलसिले में डेवलपमेंट रीजन में हो रही है। अमेरिकन की असेसमेंट है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में ये लाइकली चांसेस है। तो अकॉर्डिंगली अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स को वहाँ पे रीलोकेट किया है, अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ शिफ्ट कर दिया और इसके अलावा उन्होंने एक F-35 जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन भी वहाँ पे शिफ्ट किया है। फिर ऊपर से उनके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से मिडिल ईस्ट में, कतर में उनका फॉरवर्ड सेंटकॉम का फॉरवर्ड कमांड हेडक्वार्टर है, सऊदी अरब में उनके प्रेजेंस है, बहरीन में है, इवन सीरिया के अंदर वो मौजूद हैं, इराक के अंदर वो मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल में उनके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन उनकी कोशिश यकीनन यही होगी कि वो इस तरह लार्ज स्केल इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन वो इंटरफेरेंस इस तरह करेंगे जब स्ट्राइक्स होंगे तो उनको गिराने के लिए वो अपने मिसाइल्स वगैरह शिप से या बाकी जो उनके बेसिस से फायर करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि पुतिन की मुलाकात महमूद अब्बास साहब से भी हुई है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंट है इन द वेक ऑफ दिस सिचुएशन? ब्रिगेडियर साहब। काजी साहब, आपकी आवाज़ बहुत वीक आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महमूद अब्बास जो हैं उनकी मुलाकात पुतिन से हुई है, ये बताया जा रहा है, तो ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है इन द वेक ऑफ दिस सिचुएशन? देखिए, ये महमूद अब्बास के तो खैर वो स्टिल वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, तो लेकिन ये है कि चाइनीज़ ने एक जो डेवलपमेंट रिसेंटली की थी, इससे चाइना और रशिया एक अलग समझ ले एक अलग ब्लॉक बना हुआ है। तो चाइनीज़ ने रिसेंट एक यूनिफिकेशन करवाई है अल-फतह और हमास की, तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। तो उस सिलसिले में यकीनन पुतिन ने इस पर बात की होगी, क्योंकि अब गजा में फ्यूचर में क्या गवर्नमेंट शेप होगी उस पर बातचीत होनी है। 15 अगस्त से सीज फायर की बातचीत होनी है, तो वो भी चीज़ें हैं। तो यकीनन पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट, वो इसमें इसकी यही कोशिश होगी जो चाइना यहाँ तक चीज़ बातचीत करवाई है उसी पे वो कंटिन्यू करवाएं, और उनकी कोशिश ये होगी कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस महमूद अब्बास पे भी रहे और गजा की पट्टी पे जो भी वहाँ पे हुकूमत आती है उन पे भी रहे।
जी मियां शायद साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे ब्रिगेडियर साहब से। आपने ब्रिगेडियर साहब आपने सवाल आपने बताया है कि ईरान जो है वो मुख्तलिफ डायमेंशन से हमला करेगा। आपने देखा कि वहाँ पर जो अमरीकी फ़ौजें हैं वो भी उतारी जा चुकी हैं। तो क्या जब ईरान हमला करता है इजराइल पे तो वहाँ से जवाबी हमला भी आएगा या वो सिर्फ डिफेंस करेंगे अपना? और देखें कि जी अभी जो सिचुएशन है कि विद इन ईरान के अंदर में भी देयर आर डिवीजन है, दो ग्रुप्स के डिवीजन है। जो अभी के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान जो है वो थोड़ा सा रिफॉर्मर है, मॉडरेट है, तो वो उसकी कोशिश यही है कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, एक्सकलेट न कर जाएं। लेकिन इस्लामिक पासदारान जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले जो हैं वो हार्ड लाइनर हैं और बेसिकली इन्फ्लुएंस भी उन्हीं का है और वो ऑर्डर्स भी फॉलो करते हैं रहबर के, आयतुल्लाह अली खामनाई के। तो वो उनकी कोशिश होगी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, ईरान जहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा वहाँ पे यकीनन इनकी ये कंसिडरेशन है कि चीज़ें हाथ से बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि अगर ऐसे कोई चीज़ होती है, एस्केलेशन बढ़ जाती है, तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान ईरान का ज़्यादा होगा। अच्छा, लेकिन ये फरमाइए जनाब ब्रिगेडियर साहब कि एक इसकी तो बड़ी इम्प्लीकेशंस होंगी। अमेरिका रिसेशन में है, वर्ल्ड ओवरऑल रिसेशन में है, मैशत जो है वो ज़ुबूं हाल है। तो और इसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उसके बारे में भी ईरान ने कहा है कि अगर किसी मुल्क ने मदद की तो वो भी डायरेक्ट निशाने पर होगा। तो ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकती है खुदा न खास्ता ब्रिगेडियर साहब। ये काजी साहब देखें, आप सही कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तो देखें वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। सेकंड, साउथ चाइना सी में जो चाइना के साथ उनके वहाँ पे मसाइल है, तो वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट से मूवमेंट है। और अब तीसरा, मिडिल ईस्ट के अंदर एक फ्रंट खुल गया है, तो एक ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं इस नवंबर में, तो उनका वहाँ भी फोकस है। तो जो इनकी डेमोक्रेट्स की कोशिश यही है कि ऐसा कोई मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो जाए कि जिसमें बात आगे ना बढ़े और उसको इलेक्शन के लिए वो यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर कुछ इसके बरखिलाफ कोई चीज़ होती है तो मेरे ख्याल में रिपब्लिकन इससे फ़ायदे उठाएंगे। तो अमेरिका के लिए यकीनन ये मैंने जिस तरह बताया कि बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे एरियाज़ में वो फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है, जिस तरीके से अभी उन्होंने बातचीत अभी इजिप्ट में भी हो रही है, 15 अगस्त से कतर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी कोशिश है कि वो एस्केलेशन ना हो। और जिस तरह यूरोपियन यूनियन वाले हैं या दूसरे फ्रांस के लोग हैं, वो ईरानियन जो लीडरशिप से उनसे भी बात कर रहे हैं। लेकिन देखें कि ईरान के पास अभी वो एक, जिस तरह मैंने कहा है कि जो उनकी जो इज्जत के लिए उन्होंने तो कुछ ना तो कुछ करना है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो उनके लिए मेरे ख्याल में फ्यूचर में जो कंसेप्ट था एक रीजनल पावर वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ऑफर कर सकते हैं यूरोप यूनियन, यानी इस सिचुएशन में जब ईरान के बिल्कुल एक यानी उस पर जारियत भी हुई है और उसको अपनी, आप कह रहे हैं कि उसे कोई ना कोई सिंबॉलिकली भी कुछ करना पड़ेगा, इन रियलिटी नहीं कर सकता। मगर मेरा सवाल फिर वो ये जो मैंने पहले भी पूछा था, मैं चाहूँगा ज़रा और वजाहत कर दें, कैपेबिलिटी क्या है, कितना डैमेज कर सकता है वो तमाम फोर्सेज जो अमेरिका ने डिप्लॉय वहाँ की हुई हैं। ईरान डोम वाला तो हमने देख लिया कि वो पेनिट्रेट हो गया था। तो कैन ईरान काज सम सीरियस डैमेज टू, और को खुदा न खास्ता फिर सिविलियन कैजुअलिटीज़ का भी खतरा है। जी हाँ, देखें कि ये तो इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि देखें लास्ट ईयर जब हमला किया था तो इसमें जितने मिसाइल्स गए, ड्रोन्स गए, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट ना कर सके। एक लड़की वहाँ पे जख्मी हुई थी। तो इस दफ़ा इनकी कोशिश इसीलिए होगी, इस दफ़ा टारगेट की सिलेक्शन डिफरेंट होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस तरीके से देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिजबुल्लाह है, उनके पास जो मिसाइल है कोई 1.5 लाख के करीब बताया जाता है उनके पास मिसाइल की कैपेबिलिटी है। उनके पास इतने मिसाइल पड़े और लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो इजराइल के साउथ तक वो जाके वो फायर मार सकते हैं। तो हिजबुल्लाह की बहुत स्ट्रांग मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। फिर हौतीस कर सकते हैं। देखें तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ईरान भी करेगा और दूसरे तरफ से ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये भी करेंगे। तो इम्पैक्ट तो ज़रूर करना है, लेकिन हो सकता है वो लिमिटेड करे वो, लेकिन वो ज़रूर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहेंगे।
तो ये मेरा ख्याल में इनके पास ब्रिगेडियर साहब ऑप्शन नहीं है, देखें, क्योंकि देखिए उनके पास ऑलरेडी ब्रिगेडियर साहब, अगर हमला होता है, अगर ईरान हमला करता है तो हमला होता है। अगर वो हमला हो जाता है तो वहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी भी हैं, अमेरिकन फ़ौजें हैं, वहाँ पर उनकी तनसीबात पर जो है वो हमला हो जाता है। अमेरिका को हिट कर दिया जाता है वहाँ पर उस खित्ते में, और साथ अरब वर्ल्ड भी है। तो क्या ये जंग फैल सकती है? अमेरिका इसको फैला सकता है, या अमेरिका जवाबी हमला करेगा तो फिर ये खित्ता पूरे का पूरा जो है वो जंग की लपेट में आ सकता है क्या? नहीं, देखें अब मैंने जैसे कहा, अमेरिका के लिए भी स्टेक्स बड़ी हाई हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो 100 दफ़ा सोचेंगे, लेकिन वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे जो मिसाइल्स आ रहे हैं, अगर जो फायर होते हैं उनको रोकने के लिए इसराइल की वो मदद ज़रूर वहाँ पे करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस के जो लोग बैठे हैं, जो मलेशिया से, जो इराक के अंदर हैं और जो सीरिया में बैठे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया है अगर अमेरिकन कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो जो अमेरिकन बेसिस से इराक में है, सीरिया में है या जॉर्डन के अंदर हैं, तो उन्होंने कहा हम वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। तो देखें कि जितनी भी पावर्स हैं उन सब की कोशिश तो यही होगी कि लिमिटेड रहे, वार इसी एरिया के अंदर ही रहे। लेकिन सेकंड ये है कि जो एक और डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखी है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है बिटवीन रशिया एंड ईरान कि अभी ईरान जो रशिया को जो मीडियम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो दे रहा है, और इसके जवाब में उधर से भी कोई मदद आ रही है। तो ये एक किस्म की गेम है और एक ग्रेट गेम यहाँ पे खेली जा रही है। और देखें, नेशनल इंटरेस्ट में ये सारी गेम हो रही है, लेकिन हद्दुल इम्कान सबकी कोशिश यही होगी स्ट्राइक्स हों, लेकिन बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू एंड योर एनलाइटनिंग असेसमेंट ऑफ दिस वेरी ग्रेव सिचुएशन। नाज़रीन, बड़े अजीब मकामी बुरहान है, कौमी बुरहान है, आलमी बुरहान है, एक अजीब से अहद में हमने कदम रख दिया है। हम इसे इंटरप्रेट और रिपोर्ट करते रहेंगे आपके लिए। अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो सबके लिए। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।